हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आज का जो हमारा चैप्टर है वो डेवलपमेंट है, जो कि इकोनॉमिक का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है जिसमें हम बेसिक चीज़ों को ही जानेंगे, डेवलपमेंट से जुड़ी हुई कि डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे होता है, किसका होगा डेवलपमेंट एक तरीके से। ठीक है, और इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें हमें एक तरीके से तो ये जानना है कि जो नेशनल डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है, और जो आपने पब्लिक फैसिलिटीज़ वगैरह यूज़ करी है, सस्टेनेबिलिटी, इन सब चीज़ों को भी इस चैप्टर के जरिए ही हम जानेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको जाननी है वो जाननी है कि डेवलपमेंट हम कहते किसको हैं। ठीक है, तो देखिए जो डेवलपमेंट की मीनिंग जो होती है वो हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है, यानी कि जितने भी टाइप्स के लोग हैं, जितने भी अलग अलग समाज में लोग रहते हैं, उन सब के लिए डेवलपमेंट की मीनिंग अलग होती है। जैसे कि एक स्टूडेंट के लिए डेवलपमेंट की मीनिंग ये हो सकती है कि उसके पास पहले पढ़ने लिखने की जो फैसिलिटीज़ थी वो काफ़ी कम थी, बाद में वो बढ़ गई, तो उसके लिए वो डेवलपमेंट हो गई। ठीक है, या फिर उसने मार्क्स अपने बढ़िया कर लिए, जैसे भी किए, वो उसके लिए डेवलपमेंट हो गया। ऐसे ही मान लीजिए कोई किसान है, उस किसान को बेहतर इरिगेशन सिस्टम मिल गया, वो उसके लिए डेवलपमेंट हो गई। जो कोई जॉब सीकर्स है उसके लिए जॉब में सिक्योरिटी मिल गई, तो वो उसके लिए डेवलपमेंट है। तो यही डेवलपमेंट की मीनिंग होती है। ठीक है, और इसके अलावा भी आप अपने हिसाब से एग्जांपल लिख सकते हैं डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट को हम एक चीज के लिए नहीं बोलेंगे कि डेवलपमेंट जो है ये फिक्स यही होता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या करना है आपको कि जो भी समाज है, जो भी व्यक्ति है, उस इंडिविजुअल के लिए क्या क्राइटेरिया है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके हिसाब से क्या डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं नेशनल डेवलपमेंट। देखिए नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए जब डेवलपमेंट मैंने आपको बताया यानी कि इंप्रूवमेंट, किसी भी चीज में इंप्रूवमेंट हो गया आपका डेवलपमेंट। अब हमें जानना है नेशनल डेवलपमेंट। तो कि नेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है जब हम किसी देश को मतलब इसमें काउंट करें कि किसी देश का डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, और इसको तय करने के लिए हमें दो चीजें देखनी पड़ती हैं। और वो दो चीजें कौन सी है, एक होती है पर कैपिटा इनकम और एक होता है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये दो चीजें ऐसी हैं जिससे हम तय करते हैं कि किसी भी देश का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। तो एग्जांपल के लिए हम यहां पढ़ लेंगे भारत। ठीक है, अब इस भारत को समझना कि इस भारत का कितना नेशनल डेवलपमेंट हुआ है। सबसे पहली चीज क्या है, पर कैपिटा इनकम। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक एवरेज इनकम निकालते हैं सबकी। कोई 30,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 60 कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है मान लीजिए। तो सबको जोड़ करके जितने नंबर्स हैं उसको डिवाइड करके हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज इनकम निकाल सकते हैं। और वो जो होगा वो क्या होगा, एक पूरे कंट्री का पर कैपिटा इनकम कहलाएगा। समझ गए, यानी कि उससे हम क्या एक बेसिक सा अंदाजा लगा लेंगे कि भारत में रहने वाले एक व्यक्ति कितना कमा रहा है। इसमें कम भी आ सकता है और ज़्यादा भी आ सकता है, डिपेंड करता है वो तो कंट्री पे। तो एक तो ये तरीका होता है। दूसरा आपका होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें क्या होता है, इसमें तीन चीज़ें काउंट होती है। एक होता है इनकम, एक लिटरेसी रेट, और तीसरा होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब ये जो है एक रिपोर्ट बनाता है। ये रिपोर्ट कौन बनाता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये जो एक संस्था है जिसका काम क्या है, एचडीआई की रिपोर्ट तैयार करना और जितने भी देश हैं उनको 0 से लेकर 10 तक के बीच में नंबर देना। अब वो जो देश हैं उनको नंबर मिलते हैं, और आपको जान के हैरानी होगी भारत का जो नंबर है वो मतलब जो 0.5 है इससे भी थोड़ा सा कम में आता है एक तरीके से। ठीक है, तो हमारा जो एचडीआई है वो भी लो है, और जो हमारा पर कैपिटा इनकम है वो भी काफी ज्यादा लो है। ठीक है, तो इससे आप अंदाजा लगाएंगे कि नेशनल डेवलपमेंट हमारी कितनी हो रखी है। ठीक है, अगली चीज जानते हैं। अगर आपने क्या जाना अभी, एचडीआई और पर कैपिटा इनकम, लेकिन यही दो चीजें काफी नहीं है किसी भी देश को जज करने के लिए। इसके अलावा भी चीजें जाननी पड़ती है। एक हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक लिटरेसी रेट, और एक होता है आपका इन्फेंट मोरालिटी रेट। अब देखिए जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इसका अर्थ क्या हो गया, मान लीजिए कोई भी देश है, उस देश में जो लोग रहते हैं उस जो उनकी आयु कितनी एक तरीके से तय करी जाती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे पूछूं कि किस देश के लोग सबसे ज्यादा जीते हैं, तो वो कौन सा देश है, वो है आपका जापान। अब जापान के लोग ज्यादा क्यों जीते हैं, क्योंकि वहां का जो हेल्थ स्ट्रक्चर है काफी ज्यादा बेहतरीन है, वो देश काफी ज्यादा बढ़िया है, और वहां के जो लोग हैं उनका खान पान काफी बढ़िया है। इस तरीके से वहां की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या है, बहुत ही बढ़िया है। क्यों, क्योंकि वहां का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा है। दूसरा क्या है, लिटरेसी रेट। तो पढ़ाई के मतलब जो एजुकेशन तक एक्सेस कितने लोगों को मिल रही है वो भी होता है। भारत में सबसे ज्यादा लोग मतलब एक तरीके से मान लीजिए निरक्षर है, एक तरीके से अनएजुकेटेड में आते हैं। तो ये भी एक चीज काउंट कराती है कि आपके देश में एजुकेशन कितने लोगों को प्रोवाइड होती है। आपको ये पता होगा, जैसे कि आप दिल्ली में रहते हैं,
तो दिल्ली में अगर आप रहते हैं, मान लीजिए अगर आप यहाँ से वीडियो देख रहे हैं, तो दिल्ली जो है आपका कैपिटल है, खैर न्यू दिल्ली कैपिटल है, दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी में आ जाएगा आपका। तो दिल्ली के जितने भी स्कूल हैं, यहाँ के भी स्कूल उतने बेहतरीन नहीं है। आपके जो साउथ दिल्ली वाला हो गया आपका इलाका, उसमें जो आप स्कूल देखते हैं वहाँ की जो फैसिलिटी है वो बहुत ज़्यादा खराब है एक तरीके से, ठीक है। तो इससे भी आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ के स्कूल की कंडीशंस कितनी खराब है, बच्चों तक कितने बढ़िया तरीके से एजुकेशन पहुँच रही है, पहुँच भी रही है कि नहीं पहुँच रही है। तो इन सब चीज़ों से भी तय होता है कि उस देश की डेवलपमेंट जो हो रखी है वो किस लेवल तक हो रखी है। और जो तीसरी चीज़ है वो आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका मतलब क्या होता है कि जो लोगों की लिविंग कंडीशंस है, यानी कि वो किस दशा में रह रहे हैं, वो भी तय करता है एक नेशनल डेवलपमेंट को। यानी कि भारत के लोगों को अच्छे टाइम से, मतलब वो सही टाइम जहाँ पे भी वो रहते हैं वहाँ पर कैसा सिस्टम है, वो किस घर में रहते हैं। जैसे कि एक ही घर में मान लीजिए आप 50 लोगों को रख रहे हैं एक रूम में, तो उससे आपको क्या समझ आ रहा है कि लिविंग कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, खाने की जो व्यवस्था है वो कैसी है। तो इन सब चीज़ों से तय होता है एक नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। अगली चीज़ देखते हैं पब्लिक फैसिलिटीज और सस्टेनेबिलिटी। देखिए पब्लिक फैसिलिटीज क्या होता है, किसी भी देश का अगर विकास हुआ है तो वहां पर तीसरी चीज क्या हम देखेंगे कि उस देश में जो पब्लिक फैसिलिटीज है वो कैसी है। यानी कि आपका जो स्कूल वगैरह है वहां तक लोगों का एक्सेस कितना हो रहा है, हॉस्पिटल्स कैसे हैं, और जो डेवलपमेंट है उसका इम्पैक्ट लोगों पर क्या पड़ रहा है एक तरीके से। तो ये सब चीजें जो हैं वो भी काउंट होती हैं किसमें, डेवलपमेंट में। तो देखिए एग्जाम्पल लेंगे हम इसका फिर से भारत को लेकर के। तो भारत के जो स्कूल हैं यानी इंडिया के जो स्कूल हैं, केवल कैपिटल अगर आप देखते हैं, हर स्टेट का आप कैपिटल देखिए, वहां पर आपको बहुत ही बेहतरीन सुविधाएं मिल जाएंगी। लेकिन जो बाकी इलाके हैं वहां के स्कूल एकदम खराब अवस्था में मिलेंगे। और जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम फिर लेंगे यहाँ पर बिहार, यूपी, ये सब कुछ ऐसे राज्य हैं, झारखंड, जहाँ के स्कूल बहुत ज़्यादा खराब है। तो आप समझ रहे होंगे एक तरीके से कि नेशनल डेवलपमेंट में हम पीछे क्यों हैं, क्योंकि हमारे जो स्कूल हैं वो बहुत ही खराब कंडीशन में है। हमेशा कोई ना कोई एक नई वीडियो आती रहती होगी, आप देखते होंगे, जिसमें ये बताया जाता है कि जो स्कूल है, स्कूल में टीचर नहीं है, या फिर बच्चों के बैठने के लिए बेंच नहीं है, या फिर जो बोर्ड है वो तक नहीं है, खाने पीने की सुविधा ना होना स्कूल में, अच्छे रूम्स ना होना। तो ये सब क्या है, फैसिलिटीज जो हैं अगर सही से नहीं मिलती हैं आपको तो ये नेशनल डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करती है एक तरीके से। दूसरा हॉस्पिटल्स भी एक मतलब इंपैक्ट डालते हैं डेवलपमेंट पे, क्योंकि हॉस्पिटल से क्या होता है, इससे हेल्थ केयर सिस्टम पे मतलब प्रभाव पड़ेगा। अगर आपके यहाँ के हॉस्पिटल अच्छे हैं तो आपका जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बढ़िया होगा, और वो बढ़िया होगा तो आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। और तीसरा हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो आपको तो पता ही है अभी के समय में भारत के जो ट्रेन है उनकी कितनी खराब व्यवस्था है। अगर आप देखें जो भी मान लीजिए अगर आप दिल्ली से बिहार जाते हैं, वही एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि बार बार वही आता है मन में। तो दिल्ली से जब आप बिहार जाएंगे ना तो आप उसमें देखना ट्रेन की कितनी बुरी दशा होती है। लोग एकदम जो भी मतलब जगह होती है उसमें भर जाते हैं एक तरीके से, और जो एसी कोच हो गए या फिर जनरल कोच हो गए सबके सब मतलब उसे फुल हो जाते हैं, ठीक है। और इसी से आप समझ सकते हैं कि जो ट्रेन है या फिर जो आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो कितना ज़्यादा खराब है। केवल ट्रेन ही नहीं, आप बस की भी कंडीशन देख सकते हैं। हालांकि दिल्ली में तो बस की सुविधा काफ़ी बढ़िया है, लेकिन जो दूसरे राज्य हैं अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको वहाँ पर बस की सुविधा आपको देख के समझ आ जाएगा कि कितनी खराब है। अब ये सब जो चीज़ें हैं वो किसको इम्पैक्ट कर रही हैं, वो हमारे डेवलपमेंट को इम्पैक्ट कर रही हैं। यानी कि मान लीजिए अगर आपका देश नेशनल डेवलपमेंट में आगे बढ़ाना है तो उसको इन सब चीज़ों में भी आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगली देखते हैं चीज, वो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो भी आप विकास कर रहे हैं उसको इस तरीके से करिए कि आपका आने वाला जो फ्यूचर है वो खराब ना हो, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इससे मतलब कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उसका बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करना, ठीक है, ताकि आने वाली जो जनरेशन है उसको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े एक तरीके से। तो ये भी डिपेंड करता है आपका किस पे, नेशनल डेवलपमेंट पे। और जो लास्ट चीज है वो है आपका रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उस देश में उसको आपने कैसे मैनेज कर रखा है, कितने लोगों तक उसकी पहुंच है। अगर आपको रिसोर्स मैनेज करना नहीं आता तो नॉर्मल सी बात है कि आपके जो देश के जो लोग हैं उनकी हालत खराब हो जाएगी। और भारत में यही होता है। भारत में जो पॉपुलेशन है 1.44 बिलियन है ना, और हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो सीमित मात्रा में है। तो इसका मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक आपका इसका मैनेजमेंट नहीं आएगा तब तक आप इनको सुविधाएं नहीं दे सकते हो, और इनको सुविधाएं नहीं मिलेगी इट मीन्स कि इस देश की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। हालांकि अब आपको अंदाजा लग गया होगा, अगर मैं अब आपको बोलूं कि भारत का बताना है आपको और नेशनल डेवलपमेंट में अगर आपको मार्क्स देने हो
कि कितने मार्क्स अब अगर आप देंगे, तो मैं आपको ये कमेंट के लिए छोड़ता हूं कि आपको 10 में से रेट करना है भारत को लेकर के। इन सब चीज़ों को काउंट करके आप जहां पे भी रहते हैं उस जगह पर देखिए कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो कैसी हैं, जो बच्चों की शिक्षा है वो कैसी है, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ की लिविंग कंडीशंस कैसी है, और उन सब चीज़ों को देख करके बताइए कि आप भारत को 10 में से कितने नंबर देंगे। और ये जो नंबर अगर आप 10 में से 10 देते हैं, इट मीन्स कि भारत आगे है, और इससे कम आते हैं तो आपको खुद ही समझना चाहिए कि हम नेशनल डेवलपमेंट में कितना पीछे हैं। खैर, ये चैप्टर इतना ही था, छोटा सा चैप्टर था ये, जिसमें हमने ये सब जाना। एक HDI मैंने आपको बता ही दिया। HDI क्या होता है, एक तरीके से ये देशों के लिए एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड होता है। और वो जैसे कि रिपोर्ट कार्ड में अगर आप देखिए, अगर आप रिपोर्ट कार्ड अभी पिछले साल का देखेंगे तो जो भी यूरोप की कंट्री है ना, यूरोप की कंट्री, वो यूरोप की कंट्री सारी अप में आती है। मतलब जो भी ऊपर वाली कंट्री है कि जो HDI में सबसे बढ़िया मार्क्स लेकर के आते हैं, तो यूरोप की कंट्री सबसे ज़्यादा आती है HDI में, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वहाँ के लोगों का सच में विकास हुआ है, सच में वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़िया है, लिविंग कंडीशन बढ़िया है, लोगों तक एक्सेस है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बढ़िया है। इस तरीके से हम HDI को लेकर के आते हैं, ठीक है। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से ऐसा आपका विकास करना जो मतलब कंसिस्टेंसी लानी है आपको विकास में, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक जा सके, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही था, जिसमें हमने डेवलपमेंट को जाना, ठीक है। डेवलपमेंट के मतलब कौन कौन सी चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं, जिसकी वजह से आपका जो डेवलपमेंट है वो आगे बढ़ सकता है, फिर कम होगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और आशा करता हूँ आपने पिछली वीडियोस हमारी देख ली होंगी, जिसमें मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स का एक एक चैप्टर करा दिया है, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट लगता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।